दोस्तों, स्वागत है आपका जीकेएस ऑनलाइन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है परिवार के जो प्रकार हमारे चल रहे थे उनको हम कंटिन्यू करते हैं। हमने सत्ता के आधार पर परिवारों के प्रकार को देख लिया था। आज हम वीडियो की लेंथ बिल्कुल छोटी रखेंगे और परिवार के प्रकारों पर ही आज हमारा टॉपिक हम एंड करेंगे। फिर एक टॉपिक होता है, इसी में हम ऐड करेंगे कि भारत में परिवारों की क्या स्थिति है, उस पर हम एक बड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, वो सामान्यतः ऐसे मतलब 15 से 20 मिनट का रहेगा वो। तो हम पहले बात करते हैं हमारे भारत में भारत क्या जो परिवारों के अन्य प्रकार हैं उन पर आते हैं। तो एक परिवार का प्रकार होता है निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर परिवार का एक प्रकार होता है। क्या किसके आधार पर? निवास स्थान के आधार पर। अब निवास स्थान के आधार पर परिवारों का प्रकार किस तरह से? तो एक तो होता है पितृस्थानीय, पितृस्थानीय, एक होता है मातुल स्थानीय, और एक होता है उभय स्थानीय, और एक होता है नव स्थानीय। इधर लिख देता हूं, नव स्थानीय। ठीक है, हाँ, ये तो होगा। देखो, अब हमने जान लिया था नव स्थान, पितृस्थानीय, मातृ स्थानीय और उभय स्थानीय। ये होते क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले पितृस्थानीय। पितृस्थानीय में क्या होता है कि लड़का लड़की जब विवाह हो जाता है तो इसमें जो वधू होती है वो लड़के के पिता के घर, यानी लड़के के घर जाके रहती है, लड़के के पिता के घर जाके रहती है। ठीक है, ये मोस्टली हमारे भारत में कॉमनली पितृस्थानीय परिवार देखने को मिलते हैं। कुछ जातियां हैं जैसे गारो, खासी, जयंतिया, वो ऐसी जनजातियां हैं जो जिनमें मातृ स्थानीय, मैंने लिखा ही नहीं क्या, जिनमें मातृ स्थानीय परिवार भी देखने को मिलते हैं। गारो, खासी जनजातियां परिवार हैं, जब जनजातियां हैं मेघालय की, वहां पे पितृ स्थानीय के स्थान पर मातृ स्थानीय परिवार देखने को मिलते हैं। तो पितृ स्थानीय मोस्टली कॉमन फैमिलीज हैं हमारे भारत की। और मातृ स्थानीय में क्या होता है कि मातृ स्थानीय में वे परिवार आते हैं जिनमें लड़का और लड़की विवाह के पश्चात लड़की के माता के घर, लड़की के माता के घर जाकर रहते हैं, उसको हम कहते हैं मातृ स्थानीय। और इसमें बारात कौन लेके आता है? लड़की लेके आती है और लड़का विदा होता है। तो ये मातृ स्थानीय है। और विशेषकर गारो, खासी, जयंतिया जो हैं, इसके अलावा हमारी जो मालाबार केरल की नायर जाति है उनमें ये देखने को मिलता है। एक होता है मातुल स्थानीय। मातुल स्थानीय, मातुल स्थानीय का सिंपल अर्थ हो गया कि मातुल का अर्थ होता है मामा। ठीक है, मतलब शादी के बाद वर और वधू लड़के के मामा के घर जाके रहते हैं, वर और वधू लड़के के मामा के घर जाके रहते हैं, इसको हम कहते हैं मातुल स्थानीय। ठीक है, इसके अलावा फिर एक होता है उभय स्थानीय। ये बड़ा अजीब परिवार होता है। उभय स्थानीय होता क्या है कि लड़का और लड़की विवाह करते हैं और लड़का विवाह के बाद लड़का अपने घर रहता है और लड़की अपने घर रहती है। ठीक है, फिर आप सोच रहे होंगे कि यार शादी क्यों करी जब अलग अलग ही रहना था। तो बट एक इसमें एक कंडीशन है। क्या होता है कि जब रात होती है तो लड़का रात बिताने के लिए लड़की के घर चला जाता है, दिन होते ही उसे वापस अपने घर आना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कुछ कि लड़की और लड़के के घर में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो, तो एक का घर जयपुर में हो, सीकर में हो हमारे यहाँ, और एक का घर उदयपुर में हो, तब कैसे मिलेंगे दोनों रात को? ठीक है, तो फिर कुछ जुगाड़ निकालेंगे, और भारत जुगाड़ निकालने में माहिर है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालेंगे। तो ऐसे परिवार जो होते हैं उभय स्थानीय कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक होता है नव स्थानीय। नव स्थानीय एक आधुनिक परंपरा होती है, और ये पुरानी जो परंपरा हिमाचल वगैरह में ऐसे देखने को मिलती है। इस नव स्थानीय में होता क्या है? इस नव स्थानीय में होता है कि लड़का लड़की विवाह के पश्चात जो वर वधू बन गए हैं वो इनमें से किसी भी स्थान पर नहीं रहते हैं, एक अन्य ही घर बसाते हैं, एक अन्य ही नवीन स्थान पर जाके रहते हैं, उसको हम कहते हैं नव स्थानीय। ठीक है,
तो ये तो परिवार का एक प्रकार हो गया, किसके आधार पर? निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर। अब परिवार के कुछ अन्य प्रकार हैं, उनकी भी बात करते हैं। संपत्ति स्थानांतरण के आधार पर देखते हैं, संपत्ति स्थानांतरण के आधार पर। संपत्ति स्थानांतरण का मतलब है, जैसे कुछ तो परिवार ऐसे होते हैं जिनमें संपत्ति पिता से पुत्रों में जाती है, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें संपत्ति माता से पुत्रियों में जाती है, और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें संपत्ति मामा से भांजे में जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से परिवारों के संपत्ति स्थानांतरण के आधार पर 3 प्रकार हो गए। इनको एक को हम बोलते हैं पितृरेखीय, एक कहलाता है मातृरेखीय, एक कहलाता है मातुल रेखीय, मातुल रेखीय। ठीक है, तो पितृरेखीय की अगर हम बात करते हैं तो पितृरेखीय क्या होता है कि जब संपत्ति का स्थानांतरण पिता से पुत्र में हो, ठीक है, तो उसे हम पितृरेखीय परिवार कहते हैं। मोस्टली कॉमन जो परिवार हैं भारत में जो देखने को मिलते हैं, उन सभी में पितृरेखीय स्थिति देखने को मिलती है। मातृरेखीय, मातृरेखीय में क्या होता है कि संपत्ति का स्थानांतरण माता से पुत्रियों में होता है। ये वही जो हमारी मालाबार की नायर जाति है, इसके अलावा गारो खासी जयंतियां हैं, वहां पे ये मातृरेखीय मतलब संपत्ति का स्थानांतरण देखने को मिलता है। मातुल रेखीय आजकल जो परिवार हैं वो बहुत मतलब लुप्त प्राय हैं। मातुल रेखीय में होता है कि संपत्ति का स्थानांतरण मामा से भांजे के भीतर होता है। आप सोच रहे होंगे यार कि अब मामा का बेटा कहाँ जाएगा, तो मामा का बेटा अपने मामा के घर जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पितृरेखीय, मातृरेखीय और मातुल रेखीय। इसके अलावा वंश निर्धारण के आधार पर हमने कर लिया था क्या, वंश एक, पितृवंश एक, हाँ कर लिया था। ठीक है, सत्ता के आधार पर भी हमारा हो गया था। अब हम करते हैं वंश नाम के आधार पर, नहीं हुआ था शायद हमारा, है ना। वंश के जैसे मातृवंशी, पितृवंशी हो गया था क्या, उभयवंशी। देखो मैं फिर एक बार बता देता हूँ आपको। मातृवंशीय जो फैमिलीज होती है उसमें वंश जो सरनेम है वो माता के नाम से चलता है। पितृवंशीय जो सरनेम होता है, वो सब पितृवंशीय जो परिवार होते हैं उसमें वंश पिता के सरनेम से चलता है। एक होता है उभयवंशी, उभयवंशी में माता और पिता दोनों के नाम से ही वंश चलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सैफ अली खान और करीना कपूर, इनकी शादी हुई तो करीना कपूर ने अपना सरनेम भी रखा और जो सैफ अली खान का सरनेम है वो भी लगाया, तो करीना कपूर खान। इस तरह से तो ऐसा जो बनता है वो उभय स्थानीय बनता है, ये ध्यान रखना, यानी उभय वंशीय बनता है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अपने नामकरण के आधार पर हमने कर लिया था पितृनामी, हो गया था क्या, पितृनामी मात्र, हाँ वो तो एक ही बात है, वंश और माता या नामी। आगे हम बात करते हैं परिवार में कर्ता, कर्ता यानी कि जो व्यक्ति है उसकी बात कर रहे हैं ना। परिवार में कर्ता या व्यक्ति की भूमिका के आधार पर, व्यक्ति की भूमिका के आधार पर, परिवार में कर्ता या व्यक्ति की भूमिका के आधार पर अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत जगह आया हुआ है। ठीक है, परिवार में कर्ता की स्थिति के आधार पर कहाँ, ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम होती है सोशल स्टडीज में, तो वहां पर भी आया हुआ है। ये जो कॉलेज एजुकेशन में होती है, बीए में अगर किसी ने सोशियोलॉजी ले रखा है तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो परिवार में कर्ता की स्थिति के आधार पर या व्यक्ति के आधार पर, व्यक्ति की स्थिति या भूमिका के आधार पर परिवारों के 2 प्रकार होते हैं। परिवार का एक प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं जन्ममूलक, या हम कहते हैं उद्भव मूलक, उद्भव मूलक, जन्म मूलक या उद्भव मूलक। ठीक है, एक होता है प्रजनन मूलक, प्रजनन मूलक, बस ये 2 इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जन्म मूलक या उद्भव मूलक,
देखो आप अपने आप पर लो, है ना, आप अपने आप को ही एग्जाम्पल बना लो एक बार। आप अपने परिवार का हिस्सा हो, आप अपने परिवार का हिस्सा हो, क्यों? कारण है क्योंकि उस परिवार में आपका जन्म हुआ है जहां आप रह रहे हो। तो आपके लिए ये जो आपका परिवार है जहां आप रह रहे हैं, वो क्या है? जन्म मूलक है या उद्भव मूलक है। इसी को प्रभव मूलक भी कहते हैं। प्रभव मूलक सिंपल क्या थ्योरी हो गई? जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हुआ हो, ठीक है, जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हुआ हो उसे हम कहते हैं प्रभव मूलक। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप सोचिए कि आप अपने परिवार का हिस्सा हैं क्योंकि आपका अपने परिवार में क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक है, आप बड़े हुए, आपकी शादी हो गई। अब शादी हो जाने के बाद आप बच्चे पैदा करेंगे, तो आप और आपके साथी जो परिवार बना रहे हैं, वो परिवार कौन सा बना रहे हैं? प्रजनन मूलक। एक बात ध्यान से सुनना, आप और आपके साथी का जो परिवार है वो तो है प्रजनन मूलक, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा, जो संतान उत्पन्न होगी, उसके लिए वो परिवार कौन सा होगा? क्या प्रजनन मूलक रहेगा या जन्म मूलक रहेगा? क्या रहेगा? जन्म मूलक ही रहेगा। आप ऐसे सोचिए कि हम हमारे परिवार का हिस्सा हैं, कारण क्योंकि हमारा उसमें जन्म हुआ है, तो हमारे लिए वो परिवार क्या हो गया? जनन मूलक या प्रभव मूलक या उद्भव मूलक। अब आप ऐसे सोचिए, हमारे माता पिता ने आपस में जब शादी की होगी, तब उनके लिए जो वो परिवार होगा वो क्या होगा? प्रजनन मूलक। तो प्रजनन मूलक परिवार को अगर हम सिंपल परिभाषित करें तो ऐसा होगा कि इसमें व्यक्ति से संबंध स्थापित करते हैं विवाह के माध्यम से, और उसके बाद जब संतान उत्पन्न करके परिवार बनाते हैं तो उसे हम प्रजनन मूलक कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो संतान उत्पन्न हुई है उसके लिए तो वो क्या हो गया? जन्म मूलक, और जो जिन स्त्री पुरुष ने विवाह किया है उनके लिए वो परिवार कौन हो गया? प्रजनन मूलक। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। तो ये हमारे जो विशेष है भारत में, ये जो परिवार हैं उनके ये प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, अब हम भारत में जो परिवारों का स्वरूप है उसकी हम सिंपल सी बात करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि परिवार ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेज हुए हैं? ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें सबसे ज्यादा विघटन हुआ है? ठीक है, तो विघटन होने के लिए तो एक ही परिवार है, चेंज होने के लिए एक ही परिवार है, और वो कौन है? हमारा क्या बोलते हैं उसको? सामूहिक या संयुक्त परिवार, है ना। संयुक्त परिवार में सबसे ज्यादा चेंजेज आए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं संयुक्त परिवार में चेंजेस क्या आए हैं, तो संयुक्त परिवार वर्तमान में विघटित होकर किस में बदलते जा रहे हैं? एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं। ठीक है, एकल परिवार में। तो आपके एक क्वेश्चन ये होगा कि वर्तमान में जिन परिवारों में सर्वाधिक विघटन हो रहे हैं या सर्वाधिक परिवर्तन आ रहे हैं वो परिवार कौन है? तो सर्वाधिक परिवर्तन जिनमें आ रहे हैं वो संयुक्त परिवार हैं, और ये विघटित होकर चेंज हो रहे हैं एकल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली में। ठीक है, अब आप सिंपल से एक बात सोचिए, सिंपल एक बात कि परिवार की आवश्यकता क्यों है? परिवार की आवश्यकता क्यों है हमें, है ना। परिवार की आवश्यकता, ये परिवार की आवश्यकता क्यों है? देखो सिंपल में एक थ्योरी से आपको सिंपली बता देता हूँ, इसमें लिखने वाला मैटर कुछ नहीं है। तो कुछ कार्य हैं परिवार के, कुछ आवश्यकताएं हैं परिवार की, उनको मैं लिखता जरूर जाऊंगा लेकिन उनके बारे में डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, परिवार की आवश्यकता, सबसे पहले मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मानव हमेशा समूह में रहना पसंद करता है। मानव कभी भी एकाकी जीवन नहीं जीना चाहता, ना ही वो जी सकता है। आप अपने आप पर फील करो कि परिवार एक अदृश्य शक्ति है।
आप अभी तो घर बैठे कर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन आप वो उस स्थिति को सोचिए जब आप घर से दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर आप अपने कोचिंग संस्थान में क्लास लेने के लिए जाते हैं, तो आपको वहां मजबूत कौन बनाए रखता है? आपका परिवार। मजबूत कौन बनाए रखता है? आपका परिवार। तो अदृश्य ताकत है जो आपको जिंदा रखती है, अदृश्य ताकत है परिवार जो आपको जिंदा रखती है। अन्यथा जैसे बोलते एक क्वेश्चन आता बहुत शानदार, जैव विविधता पे, उसको जस्ट अभी नोट कर लेना। क्वेश्चन है कि वन्य जीव प्रजातियों के लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है। वन्य जीव प्रजातियों के लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है ना, ये आपको बताना है। अब इसमें जो पहला कारण है वन्य जीव प्रजातियों के लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण, ऑप्शन आएंगे आपको। पहला कारण क्या बताने, ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन देखो मैं आपको लिखता हूं। पहला जनसंख्या वृद्धि, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण। सी एक ऑप्शन आता है, उनके आवासों का नष्ट होना। ठीक है, एक ऑप्शन आता है वन उन्मूलन या वनोन्मूलन, सीधा लिख देता है वन उन्मूलन। ठीक है, बताएं जरा आंसर, फटाफट से आप आंसर दें। इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। एक चीज और मैं बता दूं, इनमें से कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं है, आपको सबसे सही आंसर चूज करना है। ठीक है, तो वीडियो के एंड में इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं लिखे रहने देता हूं, आप देखते जाएं। तो परिवार की आवश्यकता आपको समझ में आ गई होगी कि परिवार एक अदृश्य ताकत है जो मानव को जिंदा रखती है, मानव को बांध के रखती है, मानव को आशा देती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ओके, इसके अलावा पहली आवश्यकता तो यही हो गई कि परिवार क्या है, एक अदृश्य ताकत है। दूसरी, परिवार की कुछ परिवार निर्माण की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। जैसे एक आवश्यकता हम करते हैं प्राणी शास्त्रीय आवश्यकता, प्राणी शास्त्रीय आवश्यकता, और एक होती है सामाजिक आवश्यकता। ठीक है, प्राणी शास्त्रीय जो आवश्यकता है परिवार की, प्राणी शास्त्रीय आवश्यकता, देखो ऐसा होता है कि मानव जो है, मानव एक सामाजिक प्राणी तो है ही। अगर सामाजिक प्राणी है और वो समूह में रहना चाहता है तो परिवार उसकी सामाजिक आवश्यकता है, परिवार उसकी सामाजिक आवश्यकता है। प्राणी शास्त्रीय आवश्यकता क्या, मनुष्य को दो चीजें चाहिए। ठीक है, प्राणी शास्त्रीय परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम लें तो मनुष्य को दो चीजें आवश्यक है, एक फूड और दूसरा सेक्स, फूड और सेक्स। ठीक है, अब मानव क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, एक प्रतिष्ठा वाले प्राणी है, वो पशुओं से भिन्न है, तो वो अवैध ये जो सेक्स है, यौन संबंध है, वो स्थापित नहीं कर सकता है। ठीक है, पूर्व में कैसा भी रहा हो, टायलर ने, ब्रिफार्ट ने, कोई भी बताया हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राणी शास्त्रीय अवधारणा। तो फूड, भोजन की प्राप्ति के लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है, और इसकी प्राप्ति के लिए वो विवाह करता है, और या हम कहें कि इसकी प्राप्ति के लिए वो परिवारों की रचना करता है, परिवार बनाता है। तो प्राणी शास्त्रीय जो अवधारणा है वो है परिवारों की यौन इच्छाओं की पूर्ति। तो यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम परिवारों का निर्माण करते हैं, और यौन इच्छाएं कौन सी, वैध यौन संबंध जो होते हैं उनकी पूर्ति के लिए हम परिवार निर्मित करते हैं। तो ये प्राणी शास्त्रीय आवश्यकता है प्रधान रूप से। ठीक है, फिर सामाजिक आवश्यकताएं बहुत सारी हैं। सामाजिक आवश्यकताओं में वैध संतान उत्पत्ति, वैध संतान उत्पत्ति, ये आप समझ गए कि हम अपने परिवार में जन्म लेते हैं और हम अपने परिवार का हिस्सा हैं, समाज में हमें मान्यता मिली हुई है, हम हमारे पिता के नाम से या माता के नाम से जो भी हैं वो जाने जाते हैं, तो हम एक वैध संतान हैं। इसी वजह से हमारा समाज में एक आदर है, एक सम्मान है। ठीक है, लेकिन जब
लेकिन जब आप सोचिए कि अगर संतान वैध नहीं होंगी तो फिर आप समझते हैं बहुत सारी मूवीज हैं ऐसी, हिंदी फिल्में, पुरानी हिंदी फिल्में, अमिताभ बच्चन जायज नाजायज, तो अमिताभ बच्चन बहुत बार नाजायज बेटा बना हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता में पहली है वैध संतान उत्पत्ति, वैध संतान उत्पत्ति, ठीक है। फिर तो सिंपल सिंपल है, आप सारे जानते हैं, वैध संतान उत्पत्ति हो गया। दूसरा है जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है, धार्मिक रीति रिवाज है, हमारे जो कल्चर्स वगैरह कल्चर हैं, अन्य जो हैं, ठीक है, उन सब का हम भली भांति निर्वहन कर सकते हैं। हमारे त्योहार हैं उनका हम निर्वहन कर सकते हैं। हम सामूहिक उत्तरदायी होता है, आर्थिक रूप से हम सक्षम बन जाते हैं, ठीक है। तो परिवार अपने आप में एक बड़ी आवश्यकता है मानव के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हमारा टॉपिक है उसमें सिर्फ बचता है हमारे लिए एक तो परिवार के कार्य, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, और एक भारत में परिवारों का स्वरूप। वैसे तो हम साथ साथ में हमने एग्जाम्पल देखे हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा उसको एक अलग से कर लेते हैं तो बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो अब फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है, तो मैं अब इसका आंसर, राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर है सी। जिसने भी सी आंसर दिया है उसको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। तो उनके आवासों का नष्ट होना, अब पता है क्या क्या है, ये जितने भी कारण हैं ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट कारण है, और ये डायरेक्ट है। भाई उनके आवास नष्ट होते हैं जनसंख्या वृद्धि से, जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि से आवास नष्ट होते हैं, आवास नष्ट होंगे तो जो प्रजातियां हैं वो नष्ट होंगी। पर्यावरण प्रदूषण से वही बात है, पर्यावरण प्रदूषण होता है तो पर्यावरण प्रदूषण से क्या होता है, वन्य जीव जहरीली गैसों वगैरह से मर जाते हैं, लेकिन जो जीव होते हैं उनमें प्रजनन क्षमता पाई जाती है, बट अगर उनके आवास खत्म हो जाएंगे तो वो प्रजनन प्रजनन नहीं कर पाएंगे, उनके जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। वन उन्मूलन से भी क्या होते हैं, उनके आवास नष्ट होते हैं, और आवासों के नष्ट होने से वन्य जीव लुप्त होते हैं। तो ये तो है इनका डायरेक्ट कारण। तो हमें प्रत्यक्ष आंसर ढूंढना होता है, ये है इसके अप्रत्यक्ष आंसर, ठीक है। अगर ऐसा होता पांचवा ऑप्शन की उपयुक्त सभी, तो ये सभी के सभी सही होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में तो इतना ही। कल हम बात करेंगे हमारे परिवार के एंड पर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।